जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन फैमिली के सेकंड लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो डील करेंगे वो नाइट्रोजन को डील करेंगे, अमोनिया को डील करेंगे और जो ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन के हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनको डील करेंगे। डील करने से मतलब हमारा ये है कि इसमें इनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज या कुछ अगर स्पेशल पॉइंट है तो उस पर बात की जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में आप लोग हमारे लेक्चर्स को सीख रहे होंगे, बार बार पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना करके फास्ट मोड में रिवाइज कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे। किसी तरीके का कोई डाउट बन रहा होगा या फिर कोई क्वेश्चन नहीं पकड़ में आ रहा होगा तो उसे जिस भी माध्यम से आप हमसे कनेक्टेड हैं भेज करके अपने सोल्यूशन पा रहे होंगे, क्योंकि डेली हम लोग करीब 300 से 400 प्रॉब्लम्स बच्चों की हम सॉल्व कर रहे हैं। डेली 300 to 400 स्टूडेंट को डेली हम फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी अगर किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं और कोई किसी प्रकार का डाउट है तो वो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप बेनिफिट उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हर स्टेप पे खड़े हुए हैं। ACNI टीम और न्यू ACNI टीम और शारदा क्लासेस आपके साथ पूरे डेडिकेशन, डिवोशन के साथ खड़ी हुई है। हमारे बाकी के सर लोग भी पूरी ईमानदारी से आपके डाउट और प्रॉब्लम्स को क्लियर कर रहे हैं, बच्चों का रिवीजन करा रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो बच्चों के साथ हर स्तर पे जुड़े हुए हैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले कंपाउंड को नाइट्रोजन फैमिली में जो डील करने जा रहे हैं वो खुद नाइट्रोजन है, डाइएटॉमिक नाइट्रोजन है। डाइएटॉमिक नाइट्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये लीनियर दिखाई पड़ता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। जो पाई बॉन्ड बनता है दोनों नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनाते हैं, इसलिए इस पाई बॉन्ड का नेचर p पाई होता है। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होती है और इनर्ट होने का रीज़न ये है कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो दोनों ही फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, तो जल्दी इसमें रिएक्शन नहीं होता या ये लेस रिएक्टिव होती है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव होती है या इनर्ट गैस जैसा बिहेव करती है। तो रीज़न यही है कि नॉन पोलर है और साथ ही साथ हाई बॉन्ड एंथैल्पी होने की वजह से ये स्टेबल है। अब अगर इसके हम प्रिपरेशन पर आए कि नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं, तो जनरली नाइट्रोजन को सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है, तो नाइट्रोजन बनती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। अब जो दूसरा मेथड है, जो लैब मेथड है, लैब में हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, तब नाइट्रोजन वाटर और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। याद रहे ये नीचे वाली रिएक्शन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, जरा गेस करिए। यहाँ नाइट्रोजन -3, यहाँ क्रोमियम +6, यहाँ 0 और यहाँ +3। तो -3 से 0 ऑक्सीडेशन, +6 से +3 रिडक्शन, और दोनों जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो डिफरेंट टाइप के अगर होते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन, और अगर सेम मॉलिक्यूल में है तो इस रिएक्शन का नाम रखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक विशेष बात है, ये हीटिंग रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही है लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर है। ऊपर वाली रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्रोपियोनेशन के अंतर्गत रख देते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन +3 में है, यहाँ नाइट्रोजन -3 में और यहाँ 0 में। तो सेम एलिमेंट 3 डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ये डिसप्रोपियोनेशन का उल्टा है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्रोपियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा, अगर बहुत ही प्योर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो हम एजाइड को हीट करते हैं, लाइक बेरियम एजाइड या फिर सोडियम एजाइड को हीट किया जाता है, तो बड़ी प्योर नाइट्रोजन मिलती है, वेरी प्योर नाइट्रोजन आपको मिलेगी, वेरी प्योर नाइट्रोजन आपको मिलती है। ऐसे चलेगा।
अब मैंने एक जनरल सा आपको, जैसा कि हर कंपाउंड पर एक चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की है, एक चक्र के थ्रू बताने की कोशिश की है, तो ये चक्र यहाँ भी बना हुआ है। हमारी ब्लू लाइंस जो प्रिपरेशन को बता रही है इस कंपाउंड के, तो ब्लैक लाइन इसकी प्रॉपर्टीज को बता रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, ये दोनों अगर मिला करके हीट किए जाते थे तो नाइट्रोजन गैस बनती थी, साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर और NaCl बनता है। दूसरा, जो कि आपने इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में देखा था कि अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करेंगे तो भी नाइट्रोजन गैस निकलेगी, क्रोमिक एनहाइड्राइड Cr2O3 बनेगा और साथ में वाटर आएगा। और ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल था इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का। IIT नीट PMT सब में करीब करीब पूछा गया है। इसी तरीके से बहुत ही प्योर फॉर्म में अगर नाइट्रोजन हमको चाहिए थी तो हमने बेरियम या सोडियम एजाइड को हीट किया था, तो हमको बहुत ही प्योर कंडीशन में कौन सी गैस बनी थी, नाइट्रोजन गैस बनी हुई थी। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो मैंने कहा है कि नाइट्रोजन बहुत ही स्टेबल एलिमेंट है क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए तभी इसके बॉन्ड टूटेंगे। ये डाई एटॉमिक गैस होती है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा कम है। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जब इसके बॉन्ड टूटते हैं तो लिथियम और मैग्नीशियम के साथ एक करस्पॉन्डिंग आयनिक नाइट्राइड बनाता है। अगर इन नाइट्राइड को तुम वाटर में डाल दो तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन के आसपास और हाई प्रेशर पर आप रिएक्ट कराइए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और बनती है अमोनिया, जिसको हम लोग किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर का काम करता है, जबकि K2O और Al2O3 रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट तक जल्दी पहुंचाने का काम करते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, सो हीट रिलीज होती है। अगर इस मिक्सचर्स में आपको अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो इसकी फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, साथ में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, अमोनिया का कंसंट्रेशन कम रहे, चलेगा। इसी तरीके से इसी नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो करीब करीब 2000 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। यानी जब बिजली कड़कती है या बहुत ही हाई टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और इसका फॉर्मेशन इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ध्यान दीजिएगा, आमतौर पे जितने भी कंबशन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन इस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसा है आपका, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड के साथ हीट कर दो तो बनता है कैल्शियम साइनेमाइड। ये एक तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और कैल्शियम साइनेमाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैल्शियम आयन और साइनेमाइड आयन होता है ऐसे। और जब आप साइनेमाइड आयन को देखेंगे तो ये इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कैल्शियम साइनेमाइड में कितने प्रकार के बॉन्ड हैं तो आप कहेंगे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है। पूछा जाए कि कितने सिग्मा कितने पाई है तो आप जवाब देंगे 2 सिग्मा 2 पाई। कर लेंगे आप इस चीज को, बोलो भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नए कंपाउंड पर आते हैं, अमोनिया पर आते हैं। अब अगर हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल पर आते हैं, अमोनिया पर आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो देखने में कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ऐसे। बस अंतर ये है कि ये जो प्योर व्हाइट वाला बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पर लोन पेयर होगा और ये स्ट्रक्चर अगर आप प्लेन में रखेंगे तो 2 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, एक इनसाइड होगा तो एक बाहर की तरफ लोन पेयर या अंदर की तरफ लोन पेयर दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के आप स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा सकते हैं। यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, शेप या स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो इररेगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा। इररेगुलर इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड को
एक जगह पे स्टैटिक नहीं रखने देगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से। ये नॉन प्लेनर है, ये एक प्लेन में नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा। इसी तरीके से इसका जब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो इस लोन पेयर की वजह से वो जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो एक कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। साथ ही साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक मजबूत डाइपोल बनाते हैं, जिसकी वजह से ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने वाला कंपाउंड बनेगा, और लोन पेयर होने पर, ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ लोन पेयर रखने पर ये बेस या लुईस बेस के तरीके काम करता है। सवाल आता है कि रूम टेम्परेचर पर अमोनिया गैस क्यों है? क्योंकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ये कमजोर स्ट्रेंथ के होते हैं, इस वजह से ये गैस में पाया जाता है। इसका एक अपना पंगेंट ऑर्डर होता है, नाक को छेदने वाला। जैसे कभी आप गंदे यूरिनल में गए हों तो बड़ी तेजी से कोई गैस आपकी नाक में, आंखों में लगती है, वो नो डाउट अमोनिया होती है, जो कि यूरिन से निकलने वाले यूरिया की हाइड्रोलिसिस पर बनती है। आगे आप देखेंगे तो मैंने एक बात और बता रखी है कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, खासतौर से अपनी सॉलिड और लिक्विड में ये बॉन्ड दिखाई पड़ते हैं। और अमोनिया एक क्लस्टर मॉलिक्यूल के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रक्चर लीनियर दिखाई पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा, ये मैटर लीनियर दिखाई पड़ेगा सॉलिड और लिक्विड में। अब अगर हम लोग इस अमोनिया की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ध्यान दें आप, सबसे पहला और सबसे आसान मेथड इसका हैबर प्रोसेस है, जो हम लोग पीछे भी पढ़ के चले आ रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से करीब करीब 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 773 केल्विन टेम्परेचर पर अमोनिया बनाता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, रिवर्सिबल होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट को पाती है। इसमें कैटलिस्ट आयरन होता है, जबकि कैटलिस्ट प्रमोटर मॉलिब्डेनम होता है। हम पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाते हैं ताकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जल्दी पहुंच जाए, यानी कि रिएक्शन शुरू होने और इक्विलिब्रियम के बीच के समय को रिड्यूस करने के लिए पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। साथ ही साथ अमोनिया ज़्यादा मात्रा में पाने के लिए हम लोग टेम्परेचर को लो रखते हैं, प्रेशर को हाई रखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर। साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, जबकि अमोनिया का कंसंट्रेशन कम रखते हैं। अब इसी अमोनिया को हम लोग यूरिया की हाइड्रोलिसिस से भी बनाते हैं, जो यूरिनल में आपको स्मेल आती है। तो यूरिया सबसे पहले हाइड्रोलाइज होकर के अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है, जो कि रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा सा हीट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया गैस देगा, वाटर और CO2 देता है। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम साइनामाइड ले लें, जो पिछले मॉलिक्यूल में हमने बनाया था, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर भी अमोनिया बनती है। और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए करते हैं। अमोनिया से क्या बनाएंगे, यूरिया, और यूरिया से क्या होगा आपका फर्टिलाइजर। इसी तरीके से जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट करने पर, लाइक NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो भी अमोनिया बनती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले लो या अमोनियम सल्फेट ले लो, तो उसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पर हमको अमोनिया मिलेगी। प्योर अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो कि अपनी लिक्विड स्टेट में, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिक्विड में है तो ये सेल्फ आयोनाइज होकर के अमोनियम और एमाइड आयन बनाता है। इसी तरीके से जो अमोनिया है उसका रिएक्शन अगर H2O2 के साथ कराया जाए तो ये नाइट्रस एसिड देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड या पेराइडॉल सॉल्यूशन में अमोनिया नाइट्रस एसिड देता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ जो हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये IIT में पूछी भी हुई। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सेस में है तो याद रहे नाइट्रोजन मेन प्रोडक्ट होता है, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो याद रहे हाइड्रोजीन मेन प्रोडक्ट होता है। यहाँ एक बड़ा अच्छा सवाल ये भी आता है कि हाइड्रोजीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में क्यों है, जबकि अमोनिया रूम टेम्परेचर पर गैस में। तो इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल के द्वारा पर मॉलिक्यूल ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जाते हैं, जबकि अमोनिया में कम बनाए जाते हैं, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में है। अगली रिएक्शन बड़ी खतरनाक, बड़ी इंपॉर्टेंट, NCERT में भी दी हुई है, अमोनिया का क्लोरीन के साथ रिएक्शन।
तो प्रोडक्ट इस बात से तय होता है कि अमोनिया और क्लोरीन किस रेशियो में लिए गए। ध्यान रखना, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो मेजर प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन होगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो एक्सप्लोजिव NCl3 और HCl मेन प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन याद रखिए, क्योंकि कई बार नीट, NTA, CPMT, CBSE जितने प्रकार के भी मेडिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनमें ये कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से अमोनिया को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें, O2 के साथ रिएक्शन करा दें, तो ऐसी स्थिति में ये नाइट्रोजन देता है। और इसको तुमने पढ़ा भी है किस प्रोसेस में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में पीछे बताया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम अमोनिया का रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कराएंगे तो N2 बनेगा, लेकिन अगर ओस्टवाल्ड प्रोसेस में लेकर के चलें, प्लेटिनम गॉज या प्लेटिनम उसके ऊपर हीट करें इसको, तो ऐसी स्थिति में पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये फर्दर ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करा दें, वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, तो दोबारा नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रिक एसिड निकाल लिया जाता है क्योंकि ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है, और बाकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड बचता है उसको ऑक्सीजन से अगर हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन की एक बड़ी खास बात है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी पैरामैग्नेटिक है। बोलो भाई। अमोनिया का कंफर्मेशन टेस्ट भी किया जाता है कि एक्वस अमोनिया को अगर एक्वस AgCl सोल्यूशन में किया जाए तो डाइएमीन सिल्वर आयन बनता है, AgNH3 ट्वाइस प्लस। ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो व्हाइट PPT आएगा AgCl का वो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनता है। बोलो, कर लोगे कि नहीं इस चीज को? कोई दिक्कत है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ रिएक्शन को लिख करके भी देख लेते हैं कैसे अमोनिया कई सारे ट्रांजिशनल मेटल के लिए कंफर्मेशन टेस्ट का भी काम करती है। यहां हमने कुछ रिएक्शन का जिक्र किया है, जिसमें से एक्वस अमोनिया की अगर बात की जाए तो एक्वस अमोनिया एक्चुअल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन का अगर आप Kb देखेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इन वाटर बेस का, तो 1.8 × 10⁻⁻5 आएगा, और अगर pKb निकालेंगे तो ये करीब करीब 4.74 आता है। तो कई सारे सॉल्ट एक्वस अमोनिया में घुल करके या अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में घुल करके करस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट देते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट। ये रिएक्शन, ये दोनों या ये सभी रिएक्शन आपकी NCERT में मेंशन है। जिंक सल्फेट को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया जाए तो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट PPT बनाता है। इसी तरीके से अगर फेरिक क्लोराइड लेके चलेंगे आप, तो ये फेरिक ऑक्साइड की हाइड्रेटेड फॉर्म बनाता है, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम रस्ट या जंग के नाम से भी जानते हैं। ये ब्राउन कलर का PPT। अब जैसे कुछ ट्रांजिशनल मेटल आयन को हम कंफर्मली टेस्ट भी कर लेते हैं एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन में, जैसे कि क्यूप्रिक आयन। ये अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो ये ब्लू कलर का अपीयरेंस देता है, चाहे वो ब्लू विट्रॉल हो, चाहे CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन हो। तो क्यूप्रिक आयन अगर मौजूद है तो एक्वस अमोनिया में ये क्यूप्रिक आयन जो होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक होने की वजह से कलर्ड होते हैं। बस अंतर ये होता है कि एक्वस क्यूप्रिक आयन का कलर जो होता है लाइट ब्लू होता है, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिया का ये डीप ब्लू कलर का होता है। ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से क्लोराइड या सिल्वर आयन के टेस्ट में अगर मीडियम में फ्री क्लोराइड आयन है या फ्री सिल्वर आयन है और अपोजिट आयन मिला दिए तो AgCl का व्हाइट PPT बनता है। ये व्हाइट PPT एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करता है? डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि सॉल्युबल है, सो ही कलरलेस होता है। डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है। चल जाएगा। अब कुछ इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है, अमोनिया के प्रिपरेशन की रिएक्शन है, थोड़ा सा उसमें देखते हैं क्या खास बात है।
अब अगर हम ये स्टार्टिंग की रिएक्शंस को देखें तो ये भी रिएक्शन बड़ी खास रिएक्शन है। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन जिसमें कि हम यूरिया की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी में अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। तो बनता है करस्पॉन्डिंग अमोनियम कार्बोनेट जो कि इक्विलिब्रेट होता है अमोनिया वाटर और किसमें आपका CO2 में। ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का। आप यहाँ निकाल करके देखेंगे तो किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप देखिए हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड में फिक्स्ड है। दूसरी रिएक्शन अगर आप देखो तो हमने कहा था आपसे कि जब कभी भी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ कराओगे तो ऐसी स्थिति में फिर अमोनिया गैस बनेगी और ये रिएक्शन जो होती है ये न्यूट्रलाइजेशन है। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है, जिसमें कि भाई स्ट्रॉन्ग एल्कली तो बेस का काम कर ही रहा है, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। लेकिन यहाँ जो ये आप सॉल्ट लेकर के चलते हो किसका? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये जो सॉल्ट लेकर के चलते हो ये कैसा सलूशन तैयार करता है? एसिडिक सलूशन तैयार करता है, जिसमें अल्कली जाने पर न्यूट्रलाइजेशन होगा और कौन सी गैस यहाँ पर निकलती है? अमोनिया बनती है। बड़ी ही फेमस रिएक्शन है ये दोनों ही, चाहे अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम सल्फेट ले लो, अमोनिया बनेगा। अगला पॉइंट जो मैंने अपनी तरफ से दिया है कि अमोनिया बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, जबकि पुअर सॉल्वेंट है आयनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कम है। अब जैसे एक रिएक्शन है कि अगर हम क्यूप्रिक या लेड ऑक्साइड को अमोनिया के साथ हीट करें तो अमोनिया इनको करस्पॉन्डिंग मेटल में रिड्यूस कर देती है। जबकि ये नीचे वाली रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर अमोनिया एक्सेस में है क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराने पर तो मेन प्रोडक्ट नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड होता है, जबकि अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो मेन प्रोडक्ट NCl3 होता है। चलेगा। एक रिएक्शन मैंने यहाँ और आपको बताई है कि अगर अमोनिया का रिएक्शन हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराएं, जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर जो कि दो प्रकार के एनायन को रखता है, कैल्शियम एज ए कैटायन, क्लोराइड मोनोवैलेंट एनायन और हाइपोक्लोराइड एनायन, ये दो प्रकार के एनायन को ये रखता है। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया का तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है। चल जाएगा। हम अगली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाले हैं, अमोनियम, जो कि बेसिक रेडिकल की एनालिसिस में 0 ग्रुप में टेस्ट किया जाता है। उसको हम लोग इसी अमोनियम आयन को टेस्ट करते हैं इस रिएक्शन से, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो इसको 0 ग्रुप में बेसिक रेडिकल के टेस्ट किया जाता है। जो बेसिक रेडिकल की एनालिसिस होती है उसमें किस ग्रुप में टेस्ट करते हैं? 0 ग्रुप। तो अमोनिया K2HgI4 अल्कनाइन मीडियम में, इसको कहा जाता है नेस्लर रीजेंट। कई बच्चे ये समझते हैं कि K2HgI4 को नेस्लर रीजेंट कहते हैं, गलत बात। K2HgI4 KOH के साथ अल्कलाइन मीडियम में ये नेस्लर रीजेंट कहलाता है और ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाता है आयोडाइड ऑफ मेलॉन स्पेस। साथ में बनेगा Ki और साथ में क्या आपका वाटर। जो ये आयोडाइड ऑफ मेलॉन बेस बनता है ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी होता है, ब्राउन कलर का ये पीपीटी होता है। तो इसका बनना ये कंफर्म कर देता है कि अमोनियम आयन है और अमोनियम आयन का होना ये कंफर्म कर देता है कि हम अमोनिया लेकर के चले। तो ये एक तरीके से अमोनिया का केमिकल टेस्ट भी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मुख्य रूप से 2 या 3 ऑक्सी एसिड
दो नहीं बल्कि 3 ऑक्सी एसिड आपके फेमस हैं, हाइपोनाइट्रस, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों को इस टॉपिक को डील करना है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का, ध्यान से देखिए, 3 है। सबसे पहला है H2N2O2, ये डाई बेसिक होता है। दूसरा है HNO2 जिसे नाइट्रस एसिड कहते हैं। तीसरा है HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ध्यान से देखें तो इसमें नाइट्रस और नाइट्रिक मोनोबेसिक हैं, जबकि हाइपोनाइट्रस डाई बेसिक है। इसमें 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसबल है, इसमें एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेसबल है और इसमें भी एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेसबल है। तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। अगर हम इनको स्ट्रांगली हीट करें या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में जो एसिडिक हो, लाइक P2O5, इनके साथ इनको डिहाइड्रेट करा दें, तो ऐसी स्थिति में हाइपोनाइट्रस एसिड देता है नाइट्रस ऑक्साइड, HNO2 देता है नाइट्रिक N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और HNO3 देता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। चूंकि एनहाइड्राइड है तो सेंट्रल नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही कंपाउंड में सेम रहेगा। एसिड को डिहाइड्रेट करोगे तो एनहाइड्राइड बनेगा और एनहाइड्राइड में वाटर मिलाओगे तो एसिड बनेगा। ये हैं एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जैसे याद रखना है कि N2O5 का ऑक्सी एसिड HNO3, N2O3 का HNO2 और N2O का H2N2O2। चलेगा? तो अब एक एक का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये टॉपिक हमारा नाइट्रोजन वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड पर। चलिए भाई, तो अब हम लोग पहले ऑक्सी एसिड पर आते हैं जिसको हम लोग हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं, H2N2O2। ये जो ऑक्सी एसिड है इसमें सेंट्रल नॉन मेटल या इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 OH ग्रुप हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसबल है। इस वजह से इस एसिड का नेचर डाई बेसिक होता है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी ये ट्रांस स्ट्रक्चर में स्टैंड करता है। इस वजह से ये स्पीसीज 0 डाइपोल मोमेंट की होती है, यानी कि नॉन पोलर इसका नेचर होता है। एक बड़ी खास बात है इस एसिड के बारे में कि जो हाइपोनाइट्रस एसिड है, अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन को आप हीट करते हैं, बेहद वीक एसिड होता है, केवल सॉल्यूशन स्टेट में ही स्टैंड करता है। तो अगर आप इसको हल्का सा भी हीट कर देंगे तो तुरंत टूट करके वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड देगा, लाफिंग गैस देगा। लेकिन अगर आप ये चाहो कि इस नाइट्रस ऑक्साइड को वाटर में घोल करके दोबारा इसको बना लें तो ये रिएक्शन इसमें संभव नहीं है। और एक बात है कहने के लिए, चूंकि इसमें से वाटर निकाल करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाया गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड को एनहाइड्राइड कहते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड का। क्लियर है मेरी बात? अब अगर इसका केमिकल नेचर देखोगे तो बहुत ही वीक डाई बेसिक एसिड है और ये बेहद तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि इसको बनाएंगे कैसे, और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसे डिसाइड होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रिपरेशन में आते हैं। तो प्रिपरेशन में हम सोडियम नाइट्राइट को सोडियम अमलगम के साथ रिड्यूस करते हैं। तो जब रिड्यूस करते हैं तो बनता है सोडियम हाइपोनाइट्राइट। ये जो सोडियम हाइपोनाइट्राइट बनता है, इसको सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में पास करते हैं, बनता है सिल्वर हाइपोनाइट्राइट। ये जो सिल्वर हाइपोनाइट्राइट है, इसका जब स्ट्रॉन्ग एसिडिफिकेशन करते हैं, प्रोटिक वर्कअप करते हैं, तो AgCl का व्हाइट PPT बनता है और साथ में सॉल्यूशन में क्या स्टैंड करता है, हाइपोनाइट्रस एसिड। चलेगा?
यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये हाइपोनाइट्रस एसिड इसलिए सोल्यूशन में टिक गया क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया था, जिस पर कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में वीक एसिड अपनी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्या कर गया, आपका स्टैंड कर गया। नाउ अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज पर आए तो मेनली इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ही देखी जाती है। हाइपोनाइट्रस एसिड आयोडीन को आयोडाइड में रिड्यूस कर देता है। आप देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये कितना हो गया -1, तो इसका हो गया आपका रिडक्शन, जबकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ये जब अपने कंपाउंड में जाता है तो +5 और +3 में, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सो ये काम किसका कर रहा है, हाइपोनाइट्रस एसिड, किसका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगली रिएक्शन इसका केमिकल टेस्ट भी है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जब परमैंगनेट लिया जाता है तो ये परमैंगनेट लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, और जब हाइपोनाइट्रस एसिड इसमें मिलाएंगे आप तो इसका पिंक कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि ये Mn+2 में पाया जाता है। और ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन की सहायता से हम इसको केमिकली टेस्ट भी करते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड को केमिकली टेस्ट भी करते हैं। आप देखें यहाँ मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, तो इसका रिडक्शन, और ये कैसे काम करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि हाइपोनाइट्रस एसिड कैसे काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत? आते हैं अगले ऑक्सी एसिड पर, नाइट्रस एसिड। अब अगर हम लोग नाइट्रस एसिड में आ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि नाइट्रस एसिड बहुत ही वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। पहली बात, इसका वाटर में आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर देखें तो बड़ा ही कम दिया है, 4.5 × 10⁻⁻⁵। इस नाइट्रस एसिड में अगर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म को देखोगे तो ट्रांस स्ट्रक्चर में स्टैंड करता है, और इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से दिखाया गया है, बताया गया है। साथ ही साथ HNO2 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है ये +3 आता है। तो +3 आने का मतलब ये रहा कि ये अपने नए कंपाउंड में +3 से +5 की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और ये +3 से -3 की तरफ भी आ सकता है, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा। पर इसकी पॉपुलर रिएक्शन में जब ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है तो नाइट्रस एसिड नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि अगर नाइट्रस एसिड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो ये कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमको याद रखना है कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसका बाई प्रोडक्ट नाइट्रेट है, और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रस एसिड का बाई प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब हम लोग इसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जो नाइट्राइट सॉल्ट होते हैं, अगर उनका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीटमेंट करा दिया जाए, एसिडिफिकेशन या प्रोटीक वर्कअप कराया जाए, तो नाइट्रस एसिड हमको सॉल्यूशन स्टेट में मिलता है। याद रहे, नाइट्रस एसिड इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता, ये सॉल्यूशन में स्टैंड करता है, और जब इसकी जरूरत होती तो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन बनाते हैं। ये NaNO2 और HCl वाला जो टेम्परेचर है आपने खूब याद कर रखा है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन। अगर थोड़ी देर रख देंगे तो नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड में क्या करेगा, आपका ऑक्सीडाइज होगा। इसलिए एट द टाइम ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल्ड इसको हम बनाते हैं। इसी तरीके से अमोनिया का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करा तो तब भी H2O2 बनता है। N2O3 को हम लोग एनहाइड्राइड कहते हैं नाइट्रस एसिड का, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो इसमें अगर वाटर मिला दोगे तो करस्पॉन्डिंग नाइट्रस एसिड दोबारा मिल जाएगा आपका। इसी तरीके से अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आए तो एक्सेप्ट मेथिल एमीन, बाकी जितनी भी प्राइमरी एमीन हैं
अगर तुम इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराओ तो हमको प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है। मेथिल एमीन के केस में ईथर मिलता है, लेकिन मेथिल एमीन के अलावा बाकी कोई भी प्राइमरी एमीन लेंगे तो हमको प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल मिलता है। इसी तरीके से अगर इसी नाइट्रस एसिड को हम यूरिया के साथ ट्रीट करें तो यूरिया के साथ ट्रीट करने पर ये CO2 और क्या देगा, नाइट्रोजन गैस देता है। CO2 और नाइट्रोजन गैस देता है। और ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉम्प्रोपियोनेशन का, कॉम्प्रोपियोनेशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। नाइट्रस एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का। सो ये दोनों के तरीके काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले अगर हम इसके रिड्यूसिंग एजेंट वाली रिएक्शन का जिक्र करें तो नाइट्रस एसिड वाटर में नाइट्रेट और क्या लूज करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले कंपाउंड जब लेंगे तो रिड्यूस प्रोडक्ट में दिखाई पड़ेंगे। जैसे परमैग्नेट जो कि पिंक कलर का होता है वो Mn+2 में दिखाई पड़ेगा कलर। डाइक्रोमेट भी एक पर्टिकुलर कलर में होता है और वो किस में दिखाई पड़ेगा, Cr+3 में। इसी तरीके से अगर H2O2 है तो इसको किस में बदल देगा, वाटर में। ये दोनों रिएक्शन हम HNO2 के केमिकल टेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं। बैलेंसिंग आपको सिखाया ही गया है, इसलिए आप बस करना ये है कि दोनों एज ए रिएक्टेंट लिख लिए गए और दोनों के प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट लिख लिए गए। नाइट्रस एसिड का प्रोडक्ट नाइट्रेट, परमैग्नेट का प्रोडक्ट Mn+2, रिएक्शन एसिडिक मीडियम उठा के बैलेंस कर दिए, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बन के तैयार हो गई। तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। यही अगर HNO2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए तो ऐसी स्थिति में HNO2 एसिडिक मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। साथ में जो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। जैसे आयोडाइड लेकर के चलोगे तो आयोडीन में बदल देता है, H2S लेके चलोगे सल्फर में, SO2 लेकर के चलोगे तो सल्फेट में, फेरस लेके चलोगे तो किस में, आपका फेरिक में। ये सभी बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका, आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। दोनों पार्ट को लिख लो। जैसे मान लो इसका हमको एक कंप्लीट रिएक्शन बनाना है तो मैं ऐसे लिख लूंगा भाई, HNO2 प्लस फेरस। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। फेरस का बाई प्रोडक्ट क्या है, फेरिक। कैसा मीडियम है, एसिडिक। तो क्या मैं रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिख सकता? बैलेंसिंग आपको रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाई गई है तो आप इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं। चल कर लेंगे, कोई दिक्कत। आते हैं लास्ट ऑक्सी एसिड पर, नाइट्रिक एसिड पर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम तीसरे ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है और मोनोबेसिक होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक OH ग्रुप पाया जाता है और एक हाइड्रोजन क्या होती है, आपका डिस्प्लेसेबल होती है। ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है क्योंकि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपका sp2 है। अब यहाँ पर इसका अगर हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पूरी स्पीसीज का निकालेंगे तो वो जीरो नहीं है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल है। साथ ही साथ यहाँ अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो +5 है। +5 होने का मतलब ये केवल और केवल अपने कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी जो भी ये रिडॉक्स रिएक्शन देगा उसमें इसका रिडक्शन होगा और ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। नॉर्मली जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में बनाते हैं तो 68% बाईमास कंपोजिशन पहुंचने पर ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बनाता है वाटर के साथ, जिसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अगर आप इसका फर्दर कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो इस मिक्सचर को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेट करके करीबन 98% कंसंट्रेशन तक का नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन सीधे नाइट्रिक एसिड कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये बनना शुरू होगा सॉल्यूशन में तो 68% वाले कंपोजिशन पे पहुंचने पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बना लेगा, जिसको कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब अगर इसी नाइट्रिक एसिड को हम लोग वाटर में ले लें
तो ये आयोनाइज होकर के हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देगा और इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तरीके काम करता है। अब अगर हम इसकी रिडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन प्रोडक्ट देता है। तो इसका रिडक्शन प्रोडक्ट कई बातों पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, मेटल के टाइप पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटा सा हमने चार्ट बना दिया है जिसमें कि अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो जो इसका रिडक्शन प्रोडक्ट होगा वो NO2 गैस होगी, ब्राउन गैस होगी। जबकि बहुत ही डायलूट अगर HNO3 लेकर के चलते हैं तो अमोनिया बनती है और एसिडिक मीडियम में ये किस में बदल जाती है, अमोनियम में। लेकिन अगर डायलूट HNO3 लेकर के चलेंगे तो नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एज ए इस रिडक्शन प्रोडक्ट। चलेगा? तो एक काम करते हैं कि हम लोग इसकी जो रिडक्शन प्रोडक्ट वाली जो सीरीज है कि किस मेटल के साथ किस कंसंट्रेशन पे कौन सी गैस देगा, इसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये एग्जाम से पहले हमको जरूर रिवाइज होना चाहिए और एग्जामिनर भी इस बात को जानता है, तो अक्सर वो इसको क्या करता है, आपका पूछ देता है। तो चलिए इस चार्ट को हम लोग 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें कि मेटल के साथ में नाइट्रिक एसिड क्या क्या प्रोडक्ट देता है, तो कई बातों पर निर्भर करता है, रिएक्शन की कंडीशन पर, टेम्परेचर पर, नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें कि नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड का देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट ले रहे हैं। पहले वो मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, फिर जो हाइड्रोजन से नीचे है, और कुछ मेटलॉइड जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कौन सी गैस देंगे, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे सबसे पहले हमने लिया है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और आयरन। ये 4 हिस्सों में लिए हैं। सभी एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से कहाँ है, आपका ऊपर है। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज, इनको लिया हम लोगों ने। तो ये अगर बेहद डाइल्यूट कंडीशन में है या डाइल्यूट कंडीशन में है तो ये करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं और कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं देते। चलेगा? रिएक्शन देखोगे तो ये पर्टिकुलर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस देंगे। चलेगा? लेकिन यही अगर हम जिंक या आयरन लेकर के चलें तो जिंक और आयरन में एक बात याद रखना कि आयरन 80% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड आयरन को उसके ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है और वो ऑक्साइड की लेयर आयरन मेटल के ऊपर इकट्ठा हो जाती है, थोड़ी देर बाद रिएक्शन रुक जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 80% के साथ पैसिव है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन लें, बेहद डाइल्यूट लें और कंसंट्रेट लें तो नाइट्रिक एसिड इन मेटल के साथ बेहद डाइल्यूट पर अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट पर N2O और कंसंट्रेटेड कंडीशन में NO2 गैस देगा। और अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये मेटल पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट, वाटर और ये पर्टिकुलर कंपाउंड देंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि डाइल्यूट कंडीशन पर, कंसंट्रेट कंडीशन पर, वेरी डाइल्यूट कंडीशन पर क्या प्रोडक्ट आ रहा है। चलेगा? अब हम लोग तीसरा आते हैं टिन के साथ। तो टिन के साथ 2 रिएक्शन देखने को मिलती है, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट वाले में टिन ऊपर वाला ही रिएक्शन करेगा कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट देगा, वाटर देगा और साथ में अमोनियम नाइट्रेट देता है। लेकिन अगर यही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो जरा संभलने की जरूरत है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लेकर के चलने पर टिन जो होता है पर्टिकुलर मेटास्टेनिक एसिड देता है और साथ में NO2 गैस देगा। अब अगर हम लोग लेड की बात करें तो लेड का रिएक्शन जो डाइल्यूट कंडीशन में है वो अलग होता है और कंसंट्रेट कंडीशन में अलग होता है। तो लेड का जो कंसंट्रेट वाला है सिमिलर होता है जैसा कि टिन का कंसंट्रेट कंडीशन में, और डाइल्यूट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, भाई मेटल नाइट्रेट निकाल लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या रहा आपका, वाटर। अब हम लोग उन मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से कहाँ है, आपका नीचे। तो अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो हम इस टेबल के सेकंड पार्ट में आते हैं, ऐसे मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं।
मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और यहाँ पर हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिया है, कॉपर का, सिल्वर का और किसका, आपका मरकरी का। तो ध्यान दें, अगर एसिड डाइल्यूट कंडीशन में है तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है मेटल नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर। इसी तरीके से अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया गया तो ये NO2 गैस देता है, ब्राउन गैस देता है, जबकि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो मेटल नाइट्रेट गैस में NO2 और साथ में क्या, आपका वाटर। चल जाएगा। लास्ट में इस सीरीज के तीसरे पार्ट पर आते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड में अगर एंटीमनी या आर्सेनिक ले लिया जाए तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ ये NO2 गैस देता है। और ये रिएक्शन थोड़ा दिमाग में रखनी होती है कि एंटीमनी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके ये एसिड देता है, साथ में NO2 गैस और क्या बनता है, वाटर बनता है। याद रहे, अगर आप नॉन मेटल के साथ चल रहे हैं तो नॉन मेटल के साथ जो नाइट्रिक एसिड है ये हमेशा कौन सी गैस देता है, NO2 गैस देता है। जैसे आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो इन सब के साथ वो कौन सी गैस देता है, NO2 गैस देता है, यानी HNO3 चेंज इनटू NO2। इसी तरीके से हम नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर को थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं इसमें HCl मिलाकर। और HCl नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है इसको हम एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल हम नोबल मेटल को भी ऑक्सीडाइज करने के लिए करते हैं, जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, आप कह लो गोल्ड, इन सब को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। एक्वारेजिया, ये जो मिक्सचर है ये नोबल मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और HCl को 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं तो ये एक्टिव स्पीसीज बनती है। ये एक्टिव स्पीसीज प्लेटिनम को क्लोरोप्लेटिनेट में और फर्दर HCl का कंसंट्रेशन इसको क्लोरोप्लेटिनिक एसिड में बदल देता है। इसी तरीके से अगर मर्क्यूरिक सल्फाइड है तो इसको ये मर्क्यूरिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज करेगा। निकल सल्फाइड है, निकल क्लोराइड में ले जाता है। अगर गोल्ड है तो पहले ये ऑरिक क्लोराइड बनाता है, फिर क्लोरो ऑरिक एसिड बनता है, चलेगा। और आमतौर पर अगर सीधे नाइट्रिक एसिड का इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक्वारेजिया के साथ कराओगे तो मिलेगा। और आप तो जानते हैं कि ये दोनों नोबल मेटल कहलाते हैं, बड़े महंगे हैं, इनकी पर ग्राम कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे गोल्ड आपका आज की डेट में 40,000 के आसपास चल रहा है और प्लेटिनम का तो पता नहीं कितना है। चल जाएगा, तो इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो चक्र रिएक्शन है, प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड का, प्रॉपर्टीज है नाइट्रिक एसिड का, वो कौन कौन सा है और कैसे है। अब अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन की बात करें तो इसके बनाने के 3 मेथड हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर ट्रीट करिए या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करिए तब HNO3 बन रहा है, या ओस्टवाल्ड प्रोसेस जिसकी रिएक्शन हम डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम गॉस के ऊपर हीट करके और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करिए तो आपको नाइट्रिक एसिड बनता है। या ब्रिकी हीटिंग प्रोसेस जो होती है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करके पहले नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो फिर क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ 3 मेथड है इसके प्रिपरेशन के। जबकि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आए तो सबसे पहले हम इसके नाइट्रेशन पर आते हैं। तो HNO3 को अगर कंसंट्रेटेड HNO3 को अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया जाए तो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इसमें ये याद रखना है कि H2SO4 एसिड का काम करता है जबकि नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है और NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो बेंजीन या बेंजोनाइट कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और बनेगा नाइट्रोबेंजीन। चूंकि नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेहद तगड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखोगे तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग इन कंपाउंड में वो बदलता है।
साथ में इसकी जो गैस निकलती है वो NO2 गैस निकलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम नाइट्रिक एसिड को किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अपना एनहाइड्राइड बनाता है, N2O5 बनाता है, जो कि सॉलिड कंडीशन में कैटायन और एनायन में बना रहता है नाइट्रोनियम और क्या चीज आपका नाइट्रेट। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आपको देखना है नाइट्रिक एसिड का तो ये फेरस सल्फाइड को फेरस सल्फेट में बदल देता है, ये SO2 को सल्फेट में बदल देता है। नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन अगर एयर में रखा जाए तो वो एटमॉस्फेरिक फोटोन के द्वारा पार्शली ऑक्सीडाइज होता रहता है और साथ में बनती है NO2 गैस, जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड लैब में जिन बोतलों में रखा होता है, आप देखेंगे अगर लंबे समय तक की बोतल रखी गई तो ब्राउन हो जाती है। तो ब्राउन किसकी वजह से होती है? इस NO2 गैस के बनने की वजह से होती है। चल जाएगा। अब बस लास्ट स्टेप पे हम लोग खड़े हैं, इसका खत्म होना है, अंत होना है। बस NCERT की कुछ 2-4 पॉपुलर रिएक्शन को यहाँ डिस्कस कर लें और इस टॉपिक को हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका वाइंड अप करेंगे। अब अगर हम लोग NCERT वाली कुछ रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें मेनली 2 प्रिपरेशन के मेथड है, जिसमें पहला लैब मेथड होता है और दूसरा तो कमर्शियल मेथड है, जिसे आप ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो लैब मेथड में हम क्या करते हैं कि सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो करस्पॉन्डिंग नाइट्रिक एसिड हमको मिलता है। ये रिएक्शन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन का। चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है नाइट्रिक एसिड से, तो ये इसके एनायन को डिस्प्लेस करता है और करस्पॉन्डिंग नाइट्रिक एसिड रिकवर्ड होता है। दूसरा जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हम अमोनिया को प्लेटिनम या रोडियम गॉस के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर 500 केल्विन टेम्परेचर और करीब करीब 8 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट करते हैं। तो हमको करस्पॉन्डिंग नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एयर के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है और दोनों रिएक्शन रिडॉक्स होती है। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है दोनों रिएक्शन। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमको मिलता है, हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है उसको दोबारा रिकवर्ट करते हैं। ये रिएक्शन डिसप्रोपियोनेशन के अंतर्गत आती है, क्योंकि पर्टिकुलर सेम एलिमेंट 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई पड़ रहा है। NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो नाइट्रिक एसिड में +5 और नाइट्रिक ऑक्साइड में +2। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और सेम एलिमेंट का घट रहा है, इसलिए बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, आपका डिसप्रोपियोनेशन का। और ये तीनों रिएक्शन अपने सिंक्रोनाइजेशन पर क्या प्रोड्यूस करती है, नाइट्रिक एसिड। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ही कहलाता है। अब अगर हम थोड़ा सा रिएक्शन की बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है NCERT में कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, या थोड़ी देर बाद इनकी रिएक्शन रुक जाती है, या क्रोमियम और एल्यूमिनियम पैसिव होते हैं नाइट्रिक एसिड के अगेंस्ट में। तो इसका रीजन है कि जब हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं डायल्यूट या कंसंट्रेट, तो ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम को उनके ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और उस ऑक्साइड की लेयर मेटल की सरफेस पे इकट्ठा हो जाती है, जो कि पैसिव होता है, रिएक्शन को रोक देता है, फर्दर रिएक्शन नहीं होती। लास्ट में हम लोगों ने उन मेटल का जिक्र किया जो NCERT में दिया गया है, तो कॉपर और जिंक। तो कॉपर लेकर के चलेंगे HNO3 के साथ, तो मेटल नाइट्रेट, वाटर और पर्टिकुलर गैस निकलती। तो गैस आपको याद रखना है, डाइल्यूट HNO3 के केस में नाइट्रिक ऑक्साइड और कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती। जबकि अगर हम जिंक लेकर के चलेंगे तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रस ऑक्साइड और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के केस में NO2 मिलेगा। ये बिहेवियर अलग अलग इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से कहाँ है, आपका नीचे है। जबकि नॉन मेटल के लिए हमने बता दिया कि अगर हम नाइट्रिक एसिड लेकर के चलते हैं तो HNO3 नॉन मेटल के साथ करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि मैंने चार्ट में दिखा रखा है, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी।
तो मेरे हिसाब से अगर आप नाइट्रिक एसिड के बारे में इतना जानते हैं तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर एक बात ना हो तो बात पूरी नहीं होगी, और वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। चलेगा? ब्राउन रिंग टेस्ट, तो बस उसकी बात कर लेते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो अब अगर आप ध्यान दें तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है बेसिकली नाइट्रेट रेडिकल के लिए हम लोग कराते हैं, और इस टेस्ट के माध्यम से फेरस आयन के द्वारा या फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के द्वारा नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदला जाता है, जो सॉल्यूशन में मौजूद एक्सेस फेरस आयन से रिएक्ट करके ब्राउन कलर देता है। इसी टेस्ट को हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। इसके लिए हम करते क्या है कि परख नली या टेस्ट ट्यूब में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में नाइट्रेट सॉल्ट को मिलाते हैं, और मिलाने के बाद परख नली की वॉल से बिल्कुल सटा करके, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सटा करके धीरे धीरे कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ बूंदें गिराते हैं। तो जब ये बूंदें इस सॉल्यूशन के पेरिफेरी को टच करेंगी यहाँ पर, तो बड़ी तेजी से ये रिएक्शन होती है और एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है। ब्राउन कलर रिंग बनती है। ये ब्राउन कलर इसलिए होता है कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिस पर कि ब्राउन कलर आता है। अगर आप इसको सीधे मिला देंगे तो ये ब्राउन कलर इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, आपका घुल जाएगा और रिंग नहीं बनेगी। इसीलिए बड़ा केयरफुली टेस्ट ट्यूब की वॉल से गिराते हैं, और बहुत कम अमाउंट में गिराते हैं कि जैसे ये टच करे यहाँ पे तेजी से ये बनता है। इसमें रिएक्शन क्या होता है कि नाइट्रेट एक्सेस फेरस आयन के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ फेरिक आयन बनता है। लेकिन मीडियम में मौजूद ये फेरस आयन नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मिल करके इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहले हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा इस वाले कॉम्प्लेक्स में बदलता है, और इसी कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। और ये ब्राउन कलर किस मैकेनिज्म की वजह से, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर कोई फॉर्मूला ना हो तो +1 लिख दीजिएगा, और फॉर्मूला दे करके अगर पूछता है तो आप उसके अकॉर्डिंग बताइए। अगर ये फॉर्मूला दिया है तो इसमें ये न्यूट्रल मानते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अगर ये फॉर्मूला दिया है NO+ और फिर प्लस, तो ध्यान दें यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानते हैं। मेजर चूंकि ये फॉर्म स्टैंड करती है तो जनरली हम इसको बोलते हैं, और अगर फॉर्मूला दे करके दे तब तो आप अगर ये फॉर्म दिखाए तो +2 आंसर लगाइए, ये फॉर्म दिखाए तो +1 लगाइए। ध्यान रहेगा हमारी बात, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे नाइट्रोजन के कंपाउंड कवर कर लिए, चाहे वो नाइट्रोजन था, चाहे अमोनिया था, नाइट्रस एसिड था, नाइट्रिक एसिड था, और सारी बातें करीब करीब इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। एक आखिरी लेक्चर हम लोग का कंप्लीट होगा इस पर, केवल फास्फोरस और उसके ऑक्सी एसिड या उसके हैलाइड्स को लेकर के, तब हमारा नाइट्रोजन फैमिली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा होगा, आपका कंफ्यूजन खत्म हो रहा होगा। तो निश्चित तौर पे आप एंजॉय कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड लोगों को भी हमारे YouTube चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ें, सीखें और जानें। साथ ही साथ इस लॉकडाउन या कोरोना पैंडेमिक की कंडीशन में अपने को इम्प्रूव करते चले जाएं। एक्सरसाइज बनाइए, डाउट क्लियर करिए, क्वेश्चन क्लियर करिए, और किसी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप जिस भी संपर्क में हमसे जुड़े हुए हैं उससे उठा करके आप पूछिए। चलेगा बालकों? तो आप मेहनत करिए, और आज हम लोग इतना ही रखेंगे। जय हिंद।